चलो निकाल लो सामान्य मूल्य। क्या समझ में नहीं आया था उसमें? सामान्य मूल्य का जो वस्तु है वो, और थर्ड पॉइंट। हाँ, एक मिनट ना। चलो निकालो सब कोई। पेज नंबर 201 201 पेज निकाल लो। पेज शेयर कर रही हूँ ना। अब देखो, सामान्य मूल्य वह मूल्य होता है जो दीर्घकाल में वस्तु की मांग और पूर्ति की स्थायी शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। अर्थ समझ में नहीं आया था क्या नारायण? अर्थ समझ में आ गया, लेकिन ऐसी वस्तु होती कौन सी है वो मुझे समझ में नहीं आया। अब देख, जैसे कि देखो, जैसे कुछ वस्तु ऐसी होती है जिसका मूल्य हमेशा बदलते रहता है बाजार में। जैसे सब्जी वगैरह है ना, इसका मूल्य जो है मांग के अनुसार बदलते रहता है। बदलता है कि नहीं बदलता है? अब देखो, जैसे कि मान लो अर्थशास्त्र की पुस्तक, इसी को लेके चलते एग्जाम्पल के तौर पर। मान लिया जाए अर्थशास्त्र की पुस्तक 200 रुपए की है। आज हमने खरीदे 200 रुपए की, कल क्या ये पुस्तक का रेट सस्ता हो जाएगा क्या, या महंगी हो जाएगी क्या? नो मैम। चाहे 5 विद्यार्थी खरीदे चाहे 500 विद्यार्थी खरीदे, पुस्तक का रेट तो उतना ही रहता है ना, वो थोड़ी ना बदलेगा। बदलेगा क्या? कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसका रेट है ना, मतलब मांग के अनुसार बदल, कम या ज्यादा नहीं होता है, वो पूर्ति पे डिपेंड करता है। जैसे कि देखो इसमें क्या लिखा है, जैसे कि इसके अर्थ में क्या लिखा था कि सामान्य मूल्य वह मूल्य है जो दीर्घकाल में वस्तु की मांग और पूर्ति की स्थायी शक्ति के द्वारा निर्धारित होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका उपयोग लंबे समय तक किया जाता है ना, और लंबे समय तक का मतलब ये कि हम सालों साल उसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना, और इसलिए जो है वो स्थायी है। पता है कि इस प्रकार की वस्तु की मांग हमेशा बनी रहेगी। जैसे पंखा, पंखे की मांग हमेशा बनी रहती है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि चाहे कम लोग खरीदेंगे तो पंखे का रेट सस्ता हो जाएगा, ज्यादा लोग खरीदेंगे तो पंखे का रेट बढ़ जाएगा, ऐसा है क्या? नो मैम। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा ना, है ना। तो वही चीज बताई जा रही है यहाँ पर। सामान्य मूल्य का मतलब वही है कि जो दीर्घकाल में वस्तु की मांग और पूर्ति की स्थायी शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है, और दीर्घकाल में उत्पादक के पास वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन करने का पर्याप्त समय रहता है, क्योंकि उसको पता है कि कब इस वस्तु की मांग बढ़ने वाली है, उसको मालूम है।
तो वो उसके हिसाब से वस्तु का उत्पादन करते हैं। वो वस्तु कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि पंखा हो, कुछ लाइट वगैरह भी हो सकती है, टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कुछ भी डेकोरेशन का सामान हो सकता है। जैसे कि देखो कपड़े, कपड़े भी हो सकते हैं, है ना। कपड़ों में भी क्या होता है, फैशन के अनुसार परिवर्तन होता है। तो पता है कि किस प्रकार के कपड़ों का चलन है, उत्पादकों को पता चल जाता है कि किस प्रकार का फैशन में कौन सी वस्तु चल रही है। वो उसके अनुसार जो है वस्तुओं का निर्माण करते हैं। अलग अलग त्योहार में मतलब अलग अलग धर्म के लोगों के हिसाब से जो है उस प्रकार की वस्तुएं या कपड़े वगैरह तैयार किए जाते हैं। तो उनके हिसाब से जो है उनको पता है कि हाँ ये त्योहार इस समय आने वाला है, उसके हिसाब से उनके पास लंबा समय मिल जाता है कि उस वस्तु का निर्माण करने के लिए। तो कहने का मतलब यही है कि दीर्घकाल में उत्पादक के पास वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन करने का उनके पास पर्याप्त समय रहता है कि वे संयंत्र के आकार में वृद्धि करके, नवीन फर्मों की स्थापना करके और नवीन तकनीक को अपनाकर उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। अब देखो, अभी अपन पढ़ रहे हैं 12वीं अर्थशास्त्र, है ना। अब अचानक से क्या हमारा कोर्स बदल सकता है क्या पढ़ाई के बीच में ही? बताओ। बिल्कुल नहीं। बदल जाएगा। जैसे सेशन शुरू हो गया, जुलाई से स्कूल चालू हो गया और पता है कि मार्च में एग्जाम होने वाली है, तो क्या दिसंबर में हमारा कोर्स बदल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। है ना। हाँ, कोर्स बदलने वाला है ये उनको पता चल जाता है उत्पादकों को कि हाँ अगले साल जो है कोर्स चेंज होने वाला है। तो उनको साल भर का समय मिल गया, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करने का लंबा समय मिल गया, है ना। तो उस लंबे समय में वो जो है जो भी वस्तु का वो निर्माण कर रहे हैं, जो भी पुस्तकें वो छापना चाह रहे हैं, उसमें वो लोग परिवर्तन कर सकते हैं। नई प्रकार के पन्नों का उपयोग कर सकते हैं, कुछ नया, कुछ नवीनीकरण कर सकते हैं। पुस्तकों का जो सामने का जो पेज है, फ्रंट पेज, उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास काफी लंबा समय है। तो वही चीज भी यहाँ पर बताई जा रही है कि दीर्घकाल में उत्पादक के पास वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन करने का पर्याप्त समय रहता है और इसमें वो संयंत्र के आकार में वृद्धि करके, नई प्रकार की फर्मों की स्थापना करके और नई तकनीक को अपनाकर जो है उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो है उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि पता है कि भविष्य में फैशन में, रीति रिवाज में या कुछ रुचियों में परिवर्तन होने वाला है, भविष्य में ये कोर्स चेंज होने वाला है, तो उसकी व्यवस्था पहले से करके रखते हैं। जैसे कि हमको पता है कि मार्च में हमारी बोर्ड एग्जाम होने वाली है, अगर हमको अच्छे नंबर चाहिए तो उसकी तैयारी हम पहले से करेंगे कि केवल उसी समय करेंगे जब पेपर होगा? बताओ, कब करोगे तुम लोग तैयारी? अभी करोगे कि पेपर के समय तैयारी करना शुरू करोगे? अभी मैम। अभी से ही। वैसे किसी के घर में मुझे कुछ फंक्शन होता है शादी वगैरह का, है ना, उनको पता है कि हाँ इस तारीख को शादी है, तो पहले से इसकी तैयारियां 2-3 महीने पहले से शुरू हो जाती है ना। उनके पास इतना समय रहता है कि कौन सा हॉल बुक करना है, खाने में क्या बनवाना है, डेकोरेशन क्या करना है, ये सब जो भी पूरा, है ना। तो वैसे उत्पादक के पास भी इतना लंबा समय रहता है कि वह अपने उत्पादन की क्षमता में सब पूर्ति कर सके, या सॉरी परिवर्तन कर सके, है ना। एक मिनट ना, है ना। तो वही बताया गया इसमें कि दीर्घकाल में उत्पादक के पास वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन करने का पर्याप्त समय रहता है। वो संयंत्र के आकार में वृद्धि कर सकते हैं, नई फर्मों की स्थापना करके नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। अब उसके बाद था ये तीसरा पॉइंट कि सामान्य मूल्य की विशेषताओं में कि यह सीमांत लागत और औसत लागत के बराबर होता है। मतलब जो सामान्य मूल्य है ना, वो उस वस्तु की सीमांत लागत। देखो, किसी भी वस्तु को निर्माण करने में कुछ ना कुछ लागत तो आती ही है कि बिना लागत की वस्तु तैयार हो जाती है। बताओ, नहीं ना, बिना पढ़े तुम लोग पास हो जाओगे क्या? बिना पढ़े, बिना परीक्षा दिलाए क्या पास हो सकते हैं क्या? अभी भले ही कोरोना के चक्कर में पास हो रहे हुए अलग बात है, लेकिन बिना एग्जाम दिए, बिना पढ़ाई के कोई व्यक्ति पास तो हो नहीं सकता। तो वैसे ही किसी वस्तु को निर्माण करने में कुछ न कुछ लागत आती है। मान लिया जाए उन्होंने, किसी भी व्यापारी ने 1000 वस्तु का उत्पादन किया, तो वो जो 1000 नंबर की जो वस्तु रहेगी, वह उस वस्तु जो लास्ट वाली वस्तु का जिसने निर्माण किया, उस वस्तु की सीमांत लागत मान लो 500 रुपए आई। टोटल 1000 वस्तु की लागत मान लो आ गई 5000 रुपए, है ना। तो वही बताया जा रहा है कि जो सामान्य मूल्य है ना, वो सीमांत लागत और औसत लागत के बराबर ही होता है। मतलब
दीर्घकाल का समय इतना लंबा होता है कि इसमें सीमांत लागत और उस वस्तु की औसत लागत लगभग बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार सामान्य मूल्य सीमांत लागत एवं औसत लागत के बराबर होता है। अब देखो औसत कैसे निकालते हैं। जैसे कि देखो मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो किसी उत्पादक ने 5000 वस्तु का निर्माण किया, है ना। हो सकता है उसने 5000 शर्ट का निर्माण किया और उस शर्ट को निर्माण करने में हो सकता है उसको टोटल खर्चा आया होगा, मान लिया जाए 20,000 रुपए का, है ना। 5000 शर्ट का निर्माण किया और मान लो उसमें खर्चा आया है 20,000 रुपए का, तो औसत लागत कितनी आएगी बताओ। कितनी आएगी उस वस्तु की औसत लागत। कितनी शर्ट का निर्माण किया 5,000 रुपए का, कुल कितना खर्चा आया 20,000 रुपए का। तो क्या करेंगे 20,000 बटे 5,000, 5,000। है ना। तो कितना आएगा औसत लागत, मान लो 20 रुपए मान के चल रहे हैं, पर ऐसे ही अंदाज से ही हो सकता ज्यादा भी खर्चा है। तो ये उस वस्तु की औसत लागत आ गई मान लो 20 रुपए। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक वस्तु को निर्माण करने, सॉरी 4 5 चौक 20, है ना। एक वस्तु को निर्माण करने में उसको इतनी लागत आई है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ 5,000 वस्तु को निर्माण करने में कुल इतनी लागत आई। तो उस एक वस्तु की भी जो है अंतिम लागत, सीमांत लागत मतलब होता है सबसे लास्ट वाली वस्तु को निर्माण जब उसने किया तब उसकी लागत जो है इतनी आई। तो अपन बोल सकते हैं ना कि वस्तु की औसत लागत और सीमांत लागत जो कि कितना है, दोनों का एक समान है। देखो फिर से बता रही हूँ, एक सेकंड ना। चलो अब दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो उसने 1,000 सामान का निर्माण किया, है ना। तो हो सकता है उसकी लागत आई उसमें 10,000 रुपए। 1,000 वस्तु का निर्माण किया जिसमें टोटल खर्चा आ गया 10,000 रुपए, है ना। अब इसका औसत लागत निकालेंगे तो कितना आएगा 10 रुपए। इसका मतलब ये है कि एक वस्तु को निर्माण करने में कुल लागत आई मान लो 10 रुपए। तो हर वस्तु उसने चाहे 1,000 वस्तु का निर्माण करे, चाहे 2,000 का करे, चाहे जितना भी करे, है ना। मान लिया जाए कि एक ही वस्तु को निर्माण करने में लगभग उसको लागत आ रही है 10 रुपए, है ना। तो वही उस वस्तु की सीमांत लागत कहलाती है और यही मूल्य जो है उस वस्तु का औसत लागत भी कहलाएगा। तो इसलिए कहा गया इसमें कि दीर्घकाल का समय इतना लंबा होता है कि इसमें सीमांत लागत और औसत लागत जो है वो बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार सामान्य मूल्य सीमांत लागत और औसत लागत के बराबर ही होता है। जैसे कि देखो मान लो तो हम 5 विषय पढ़ते हैं, पांचों विषय में कुल मिला के हमारे पास नंबर मिल गए हमको 400 टोटल मिले, है ना। तो कुल हमारा प्रतिशत कितना होगा, औसत प्रतिशत कितना आएगा 80%, है ना। आएगा कि नहीं आएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारा कुल प्रतिशत कितना आया है 80% आया है। तो वैसे इस वस्तु की जो लागत आई है निर्माण करने में एक वस्तु की 10 रुपए, इसका मतलब यही है कि प्रत्येक वस्तु की जो लागत में जो भी खर्चा आया होगा वो 10 रुपए ही आया होगा। चाहे हम 5 वस्तु का निर्माण करें, चाहे हम 1000 वस्तु का निर्माण करें, तो उसमें हर वस्तु का जो खर्चा आया होगा लगभग इसके हिसाब से वो 10 रुपए ही आया होगा। तो वही 10 रुपए उस वस्तु की औसत लागत और सीमांत लागत कहलाती है। इसलिए इसको सामान्य मूल्य कहा गया है कि सीमांत लागत औसत लागत जो कि दोनों बराबर रहती हैं। तो इस प्रकार सामान्य मूल्य सीमांत लागत और औसत लागत के बराबर ही होता है, न उससे ज्यादा न ही उससे कम। मैम औसत लागत किसे कहेंगे? हाँ, किसी भी वस्तु को निर्माण करने में, जैसे मैंने अभी बताया ना, कुल खर्चा कितना आया, मान लो मैंने 100 वस्तु का निर्माण की, औसत कैसे निकालते हैं, औसत का सूत्र क्या है, आंकड़ों का योग बता आंकड़ों की संख्या। हाँ, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। मान लो 50 वस्तु का निर्माण किया, है ना।
50 वस्तु का निर्माण करने में मान लो मुझे 5,000 रुपए खर्च आया, तो कुल खर्च कितने हुए? 5,000 रुपए। कितनी वस्तु के लिए आया ये 5,000 रुपए बताओ? मान लो 50 वस्तु के लिए। कुल संख्या कितनी है? आंकड़ों की संख्या है 50, 50 वस्तु की संख्या है। इस 50 वस्तु को निर्माण करने में कुल लागत कितनी आई? 5,000 रुपए। ऐसे ही निकालते हैं औसत लागत। कुल लागत बटे उस वस्तु की संख्या, तो निकल जाएगा औसत लागत। कितना आएगा? 100 रुपए आएगा कि नहीं आएगा, है ना? तो उस एक वस्तु की औसत लागत कितनी आ गई? 100 रुपए। मतलब 50 वस्तु की औसत लागत कितनी आई? 100 रुपए। ऐसा बोलेंगे हम उसको। इस प्रकार से निकालते हैं औसत लागत। मतलब जैसे पर औसत निकालते हैं ना, सेम वैसा ही है। बस हमने को ये याद रखना है कि कुल खर्च कितना हुआ और कुल वस्तुएं कितनी थी। जैसे कि औसत लाभ कैसे निकालते हैं? औसत लाभ किसी ने बोल दिया कि 5 वर्षों का औसत लाभ निकालिए, तो वैसे ही मैं यहाँ पर 50 वस्तु की औसत लागत ज्ञात कर रही हूँ। वही चीज है यहाँ पर भी। ठीक है, यस मैम। बता समझ में आया कि नारायण? यस हुआ मैम। कि नहीं हुआ डाउट? यस मैम। अब उसके बाद दिया है अंतर। अंतर पढ़ लोगे कि समझाना पड़ेगा? बताओ तुम लोग। पढ़ लेंगे। पढ़ लेंगे मैम। पढ़ लोगे ना? तो ये टॉपिक निकालो, बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य में संबंध। देखो मैं ना एक प्रबोध की बुक से बता रही हूँ, उसमें थोड़ा अच्छे से दिया है। एक सेकंड रुको ना। जिसके पास प्रबोध की बुक है ना, वो प्रबोध की बुक निकाल ले, पेज नंबर 174। क्योंकि नवबोध में ना एकदम शॉर्टकट में दिया है। देखो क्या लिखा है, बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य में संबंध। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये क्वेश्चन आता है कि बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में क्या संबंध है ना? या बाजार मूल्य जो है वो सामान्य मूल्य का चक्कर लगाता है, कैसे इसको समझाइए इसके बारे में। तो देखो इसमें क्या लिखा है कि बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर होने के बाद भी इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है। अब क्या क्या अंतर है बाजार मूल्य में? बाजार मूल्य क्या होता है? प्रतिदिन बदलते रहता है। बदलता है कि नहीं बदलता है? वैसे ही सामान्य मूल्य क्या रहता है? वो स्थिर रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, काफी लंबे समय तक वो स्थिर रहता है। इसके अलावा बाजार मूल्य अल्पकालीन होता है, केवल कुछ समय के लिए होता है, क्योंकि इसमें मांग के अनुसार जो है बाजार मूल्य में परिवर्तन होते रहता है। जबकि सामान्य मूल्य क्या होता है? दीर्घकालीन होता है, क्योंकि सामान्य मूल्य में वस्तु का मूल्य नहीं बदलता, काफी लंबे समय तक वही मूल्य रहेगा। जैसे हमने ये अर्थशास्त्र की पुस्तक अगर खरीदी है मान लो 200 रुपए की, तो चाहे उसको 10 विद्यार्थी खरीदे, चाहे 100 या 500 विद्यार्थी क्यों ना खरीदे, उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना? वो हमेशा स्थिर रहता है, स्थायी रहता है। उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाजार मूल्य या सामान्य मूल्य में अंतर होने के बाद भी इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि बाजार मूल्य जो है वो हमेशा सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर काटता रहता है। अब कैसे? क्योंकि सामान्य मूल्य तो निश्चित है, वो जैसा है वो वैसा रहेगा ही रहेगा, है ना? तो लेकिन बाजार मूल्य में क्या होता है? मांग के अनुसार कभी कीमत ज्यादा तो कभी कीमत कम, ऐसी होती रहती है। जैसे कि मान लो कोई वस्तु है, उसका मूल्य है 100 रुपए, है ना? ये सामान्य मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य है 100 रुपए, है ना? हो सकता है बाजार में उस वस्तु की मांग बढ़ गई, तो मांग बढ़ने से वो वस्तु 110 में हो सकती है, 120 में हो सकती है, 130 में भी हो सकती है ना? मांग के डिपेंड करता है ना? तो इस 100 के आसपास ही जो है वस्तु का मूल्य बढ़ते जा रहा है। इसी 100 के आसपास अगर मांग कम हो गई तो मूल्य घट गया, कभी 80, कभी 90, कभी 70, जो भी होना हो, है ना? तो कहने का मतलब यही है कि बाजार मूल्य हमेशा सामान्य मूल्य के चारों ओर, इसके चारों
चारों ओर जो है वो चक्कर काटते रहता है, कभी ज्यादा तो कभी कम तो कभी बराबर भी हो जाता है ना, और अंत में उसी में मिल जाता है। मतलब उसी में मिल जाता है मतलब ये कि कभी कभी उसका मूल्य उतना ही रहेगा, 100 का 100 ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होता है फिर, है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर काटता है और अंत में उसी में ही मिल जाता है। यदि बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से ऊंचा होता है तो उत्पादक का लाभ बढ़ेगा। स्वाभाविक सी बात है कि 100 रुपए वाली वस्तु को कोई 120 पे बेचेगा, 110 पे बेचेगा, तो फायदा तो विक्रेता को होगा या उत्पादक को होगा, क्योंकि मांग बढ़ रही है। मांग बढ़ने से उन्होंने क्या किया, वस्तु को अधिक मूल्य में बेचना शुरू कर दिया, और मांग बढ़ने से क्या हुआ, वस्तु का उत्पादन और अधिक मात्रा में होने लग गया। तो इससे उत्पादक को लाभ बढ़ेगा और वे क्या करेंगे, पूर्ति को बढ़ाने लग जाते हैं, लेकिन उनको पता है कि हाँ फलाने वस्तु की मांग बढ़ रही है। इसी के भी करवा चौथ का त्योहार था संडे को, है ना। तो करवा चौथ में जो किस चीज का प्रयोग करते हैं बताओ, जिन लोग लेडीज उपवास रहती हैं वो लोग किसका प्रयोग करते हैं, छन्नी का मैम। छन्नी, है ना। तो उनको पता था कि हाँ इस त्योहार में जो है छन्नी की मांग बढ़ने वाली है, तो उत्पादकों ने क्या किया, पूर्ति बढ़ा लिए। पूर्ति बढ़ाने के साथ साथ क्या हुआ, मांग तो बढ़ी और मांग के साथ क्या हो गया, कीमत भी बढ़ गई। तो फायदा किसको हुआ, उत्पादक को तो हुआ ही हुआ, विक्रेताओं को भी हुआ साथ साथ। तो वही बताया जा रहा है इसमें कि यदि बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से ऊंचा है ना, तो क्या होगा, उत्पादक को लाभ बढ़ेगा और वे पूर्ति भी बढ़ाना शुरू कर देंगे। पूर्ति के बढ़ने से मूल्य में कमी होगी और यह सामान्य मूल्य के बराबर भी हो जाएगा। पूर्ति बढ़ गई, जैसे कि नई नई प्रकार की छन्नियां जो है बाजार में आ गई बिकने के लिए, अधिक से अधिक मात्रा में क्या किया, उत्पादकों ने छन्नी का निर्माण करने लग गए। तो इससे क्या हुआ, पूर्ति बढ़ गई। पूर्ति बढ़ने से क्या हो जाता है, कभी कभी जो है उसकी कीमत कम हो जाती है। तो वही लिखा गया है इसमें कि पूर्ति के बढ़ने से मूल्य में कमी होगी और यह सामान्य मूल्य के बराबर भी हो जाएगा। इसके विपरीत यदि बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से कम है तो क्या होगा, उत्पादक को हानि हो जाती है, क्योंकि अगर 100 रुपए की वस्तु है और उसको यदि हम 80 रुपए में बेचेंगे तो नुकसान किसको होगा, उस विक्रेता को या उस उत्पादक को होता है ना। क्योंकि 100 रुपए सामान्य मूल्य है और उसको बेचा जा रहा है बाजार में 80 रुपए में, तो इससे क्या हो रहा है, उत्पादक को हानि हो रही है। तो वे क्या करेंगे, पूर्ति को घटा देंगे, जिससे के कारण से मूल्य बढ़ जाएगा और मूल्य बढ़ाकर सामान्य मूल्य के बराबर हो जाएगा। मतलब जानबूझकर क्या करते हैं कुछ लोग, कुछ वस्तुओं को बाजार से गायब कर देते हैं, मतलब उसकी पूर्ति जो है कम कर देते हैं। तो पूर्ति कम करने से मांग इधर बढ़ जाती है और मांग बढ़ने से फिर क्या हो जाता है, उसका मूल्य भी बढ़ा दिया जाता है। मतलब उत्पादक लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जानबूझ, उनको पता है कि हाँ इस वस्तु की मांग बढ़ेगी तो वो कभी कभी क्या कर देंगे, पूर्ति को कम कर देंगे ताकि वो अधिक रेट में उस वस्तु का विक्रय कर सके। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर कि पूर्ति के बढ़ने से मूल्य में कमी होगी और यह जो है सामान्य मूल्य के बराबर हो जाएगा। इसके विपरीत यदि बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से कम हो जाता है ना, जैसे कि मान लो उस कोई वस्तु में 100 रुपए वाली, उसका मूल्य हो गया 80 रुपए। 80 रुपए होने से उस उत्पादक को हानि होने लग गई, तो वो क्या करेंगे, उस वस्तु की पूर्ति कम कर देंगे और पूर्ति कम करने से क्या होगा, फिर मांग बढ़ जाएगी, है ना। तो वही लिखा है इसमें कि वे पूर्ति को घटा देंगे और पूर्ति घटाने से मूल्य बढ़ जाएगा और मूल्य बढ़ाकर वे सामान्य मूल्य के बराबर हो जाएगा। मतलब पूर्ति यहाँ पर कम कर दिए, क्योंकि मांग कम हुई, पूर्ति भी कम कर दी उन्होंने। फिर बाद में क्या, वो फिर से मांग बढ़ने लगी तो उन्होंने क्या किया, जानबूझकर वस्तु का मूल्य बढ़ा देते ताकि वो अपना फायदा देखे। कोई भी विक्रेता या दुकानदार या उत्पादक अपना घाटा कभी भी नहीं होने देते, वो जानबूझकर कुछ वस्तुओं को मार्केट से गायब कर देते हैं, है ना। इसी को तो बोलते हैं भ्रष्टाचार फैलाना, जानबूझकर जो है किसी वस्तु का रेट बढ़ा देंगे, है ना। तो वही बताया जा रहा है इसमें कि बाजार मूल्य अगर सामान्य मूल्य से यदि कम हो गया तो उत्पादक को हानि हो जाती है और इस हानि के कारण क्या करते हैं, पूर्ति को घटा देते हैं और इसी कारण से वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और मूल्य बढ़कर सामान्य मूल्य के बराबर हो जाता है। तो इसकी तुलना समुद्र में उठने वाली लहरों से की जा सकती है। जिस प्रकार समुद्र की लहरों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति
समुद्र तल की ओर जाने की होती है, ठीक उसी प्रकार बाजार मूल्य में भी उतार चढ़ाव होते रहते। अब कैसे हो, एक मिनट को बता रही तुम लोग को ना। समुद्र देखे तो होंगे सभी ने, भले साक्षात ना देखे हो, लेकिन अपन नेट वेट पे सब देखते ही रहते हैं, है ना। ओहो। तो देखो इसमें बाजार मूल्य में कैसे उतार चढ़ाव आता है उसको बता रही हूँ मैं, है ना। एक सेकंड रुकना ना। अब देखो, जैसे कि ये वाला हमारा एक ग्राफ है ना। यहाँ पर हम मांग और किसको दर्शा रहे हैं, मान लो पूर्ति को दर्शाते हैं, सप्लाई शॉर्टकट में लिखे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक लाइन मैंने खींची। अब कभी कभी क्या होता है मांग बढ़ने से क्या होगा, अगर कोई वस्तु है, ए वस्तु मान के चलते हैं अपन, है ना। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कि ये हमारी ए बी रेखा है, यहाँ पे लिखा है रेखा चित्र में ए बी एक पड़ी हुई रेखा, एक लाइन रेखा खींची गई है जो सामान्य मूल्य की स्थिरता को बताती है। ये वाली जो हमारी रेखा है वो कौन सी रेखा है, हमारी सामान्य मूल्य की, ठीक है, जो बिल्कुल स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। मान लिया जाए इसका मूल्य, इसको मान के चलते हैं, मान लो 100 रुपए का, 100 रुपए सॉरी, है ना। तो उसके बारे में क्या कहा गया कि ए बी एक रेखा है जो सामान्य मूल्य की स्थिरता को बताती है। सीमांत मूल्य उत्पादन लागत के बराबर होता है, मतलब ये जो ए बी रेखा है उसकी सीमांत लागत और उस वस्तु की उत्पादन लागत दोनों एक ही समान है, मतलब 100 रुपए ही है। तो इसलिए ए बी रेखा उत्पादन लागत की रेखा भी है। अब उसके बाद दिया है कि बाजार मूल्य पी क्यू आर एस टी, जैसे कि देखो बाजार में क्या होता है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इसको बोलते हैं उतार चढ़ाव, है ना। मतलब बाजार में कभी वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। तो ये 100 से ऊपर जाना मतलब बढ़ना, 100 से नीचे आना मतलब कमी होना। तो बाजार में इस प्रकार का उतार चढ़ाव चलता रहता है, ये हमारा कमी को दर्शा रहा है, और ये वाला सिंबल जो है वो वृद्धि को दर्शा रहा है। तो बाजार मूल्य में इस प्रकार का उतार चढ़ाव चलते रहता है। कभी हो सकता है कि सामान्य मूल्य के बराबर हो जाए बाजार मूल्य, कभी हो सकता है सामान्य मूल्य से ज्यादा हो जाए, कभी हो सकता है सामान्य मूल्य से कम हो जाए, कभी फिर बराबर हो जाए। तो इस प्रकार से जो है बाजार मूल्य में समुद्र की लहरों के समान जो है उतार चढ़ाव होते रहते हैं, है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि बाजार मूल्य हमेशा सामान्य मूल्य के इर्द गिर्द घूमता है ना। ये इर्द गिर्द, कभी ज्यादा तो कभी कम, फिर कभी ज्यादा तो फिर कभी कम, इस प्रकार से जो है वो बाजार मूल्य के चारों ओर वो चक्कर लगाते रहता है ना। तो ये उनके बीच संबंध है, ठीक है। बताओ पहले ये वाला, ये जो ये एक प्रकार से ये इसको अपन बोल सकते हैं समुद्र की लहरों के समान बाजार मूल्य में क्या होता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब बताओ पहले ये समझ में आया कि नहीं आया। मैम एक बार और। हाँ रुको बता रही हूँ, एक सेकेंड फिर से बता रही हूँ ना मैं। एक सेकेंड रुको ना, फिर से ग्राफ बना के दिखाती हूँ। अब देखो ये वाली लाइन है, ये हमारा वाई अक्ष है और ये हमारा एक्स अक्ष है। जो एक्स अक्ष जो है डिमांड मतलब मांग, और किसको दर्शा रहा है, पूर्ति को दर्शाता है। ये हमारी एक ए बी एक रेखा है ना। ये जो ए बी रेखा है वो किसको दर्शा रही है, सामान्य मूल्य को दर्शा रही है। कि मान लो कोई वस्तु है, उसका मूल्य जो है मान लो 100 रुपए है, वो सामान्य मूल्य है ना। अब हमेशा बाजार में कोई भी वस्तु उसी रेट में बिके, ऐसा जरूरी तो हो नहीं सकता। बाजार मूल्य में क्या होते हैं, आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं, वो अस्थायी होता है। लेकिन सामान्य मूल्य क्या रहता है, वो स्थिर रहता है, इसमें परिवर्तन काफी लंबे समय तक नहीं हो सकता, है ना, वो दीर्घकालीन है। तो अगर वस्तु की मांग बढ़ गई, मांग बढ़ने से क्या होगा, मांग बढ़ने से क्या होगा, कीमत बढ़ेगी, है ना। इधर कीमत बढ़ गई, ठीक है। अगर वस्तु की मांग कम हो गई तो कीमत कम हो गई, है ना। फिर वस्तु की मांग बढ़ गई, फिर
ना, तो फिर कीमत ज्यादा हो गई, फिर वस्तु की मांग कम हो गई, फिर ये कम हो गया, फिर ज्यादा हुआ, फिर ऊपर आया, फिर ये कम हुआ, इस प्रकार से। मतलब ये इस 100 रुपए से ज्यादा भी हो रहा है, 100 रुपए से कम भी हो रहा है, फिर बाजार में डेली उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो ये जो लहर है ना, ये समुद्र की लहर के समान इसमें जो है उतार चढ़ाव होते रहते हैं। समुद्र की लहरों को भी देखना कभी भी नेट वगैरह पे सर्च करके, है ना, कि वो हमेशा एक समान रहती है क्या? कभी एकदम तेजी से आती है, इधर ऊपर उठती हुई रहती है, तो कभी जब वापस जाएगी तो एकदम स्लो मोशन, मतलब एकदम नीचे हो जाती है। होता है कि नहीं होता है? कभी देखे हो तो होंगे तुम लोग, टीवी वगैरह में या पिक्चरों वगैरह में भी समुद्र के बारे में दिखाते रहता है। कभी एकदम तेज लहर आएगी तो एकदम ऊपर उठी हुई आती है, फिर अचानक से वो लहर एकदम धीरे से कम हो जाती है। तो वैसे बाजार मूल्य जो है वो कभी ऊपर उठता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, फिर कम हो जाता है, लेकिन वो इस सामान्य मूल्य के आसपास रहता है ना। मतलब ऐसा तो नहीं कि 100 रुपए वाली वस्तु एकदम 5,000 रुपए हो जाए, इतना तो हो नहीं सकता। कोई मतलब ग्राहक इतना बेवकूफ तो है नहीं कि 100 रुपए वाली वस्तु को 5,000 में खरीदेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमेशा जो है इस 100 रुपए के आसपास ही जो है वस्तु की कीमत रहती है, बहुत ज्यादा परिवर्तन उसमें आता नहीं है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि ये जो बाजार मूल्य है वो हमेशा समुद्र की लहरों के समान उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कभी वो वस्तु, कभी बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से ज्यादा हो जाता है, तो कभी बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से कम हो जाता है। अब देखो इसमें बताया है कि मान लीजिए एमपी ऐसा नाम दिया गया है इसमें कि बाजार मूल्य ए बी सामान्य मूल्य से अधिक है। अब कैसे, रुको मैं बता रही फिर से तुम लोगों को, एक सेकंड ना, इसमें जो दिया हुआ है उसी को समझा देती हूँ, उसका लिखा हुआ वैसा ही। अब देखो, मान लो बाजार मूल्य हमारा 100 रुपए है ना। बाजार मूल्य बढ़ गया तो ये ऐसा ऊपर आ गया, जिसको उन्होंने नाम दे दिया पी का, ठीक है। फिर अचानक से क्या हुआ, बाजार मूल्य में कमी आ गई, तो ये जो लहर है वो नीचे की ओर आ गई, है ना। ये जो नीचे आया मतलब 100 से कम हो गया, इसको नाम दे दिया एम का। फिर बढ़ गया, फिर ये ऊपर चला गया, फिर उसने उसको नाम दे दिया आर। फिर ये नीचे आया, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये जो नीचे आ रहे हैं उसको उन्होंने एक अलग अलग नाम दे दिया, M1 M2 M3 जो भी हो। फिर ये ऊपर गया, फिर उसको नाम दे दिया टी, इस प्रकार से। तो उसी के बारे में लिखा है कि यदि MP, ये वाला M और ये वाला P, यदि MP बाजार मूल्य इस AB, ये रेखा है हमारी A रेखा, A और B रेखा, यदि MP बाजार मूल्य जो है AB सामान्य मूल्य से अधिक है, MP बाजार मूल्य जो, ये दोनों MP बाजार मूल्य जो है अगर सामान्य मूल्य से अधिक है तो उत्पादक को लाभ होगा और उनके द्वारा वस्तु की पूर्ति बढ़ा दी जाएगी। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, मांग बढ़ रही है, उन्होंने क्या किया, वस्तु का मूल्य तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ साथ वो लोग क्या करेंगे, उत्पादक लोग उसकी पूर्ति बढ़ा देंगे, क्योंकि हर उत्पादक अपना फायदा देखना चाहेगा। क्योंकि मांग बढ़ने से पूर्ति उन लोग बढ़ाना ही पड़ेगा, अधिक से अधिक मात्रा में वस्तु का निर्माण करना शुरू कर देंगे वो लोग, ताकि ज्यादा फायदा उठा सके। तो इसलिए कहा गया इसमें कि यदि जो बाजार मूल्य है अगर वो सामान्य मूल्य से अधिक हो जाता है तो उत्पादक को लाभ होने लगता है और इसी कारण से वस्तु की पूर्ति बढ़ा दी जाएगी। पूर्ति के बढ़ने से फिर क्या होगा, पूर्ति बढ़ गई, कोई भी वस्तु अगर अधिक मात्रा में बिकने के लिए आती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है ना, कीमत कम हो जाती है। तो वही बताया जा रहा है इसमें कि पूर्ति के बढ़ने से फिर क्या हो गया, कीमत कम हो गई, है ना। बाजार मूल्य गिर गया, पूर्ति इधर बढ़ गई तो बाजार मूल्य नीचे गिर गया, यहाँ पर बढ़ा था फिर वो नीचे आ गया, है ना, क्योंकि पूर्ति बढ़ा दी उन्होंने। तो पूर्ति बढ़ने से बाजार मूल्य गिरेगा और वह इस सामान्य मूल्य के बराबर आ जाता है। यहाँ पर आके अटक गया वो, है ना, पहले वो ऊपर था फिर वो सामान्य मूल्य के यहाँ पे आके अटक गया, है ना, बराबर हो गया। तो वही लिखा गया इसमें कि पूर्ति के बढ़ने से बाजार मूल्य गिरेगा और वह सामान्य मूल्य के बराबर हो जाएगा। इसको उन्होंने नाम दिया है M1 का, यहाँ पे ये हो गया हमारा M1, ठीक है। यदि बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से कम है, जैसा कि में लिखा है Q बिंदु से दिखाया गया है, उसने यहाँ इसको Q बिंदु नाम दिया है, क्योंकि देखो ये 100 से कम हो गया। मान लो ये वाला बिंदु हमारा, मान लो उस वस्तु की कीमत हो गई 80 रुपए, मान लो इस वस्तु की कीमत हो गई, ऊपर वाले वस्तु की कीमत हो गई 120 रुपए, ठीक है।
अब क्या हुआ, यहाँ पर था ये मूल्य हमारा है 100 रुपए की लाइन है, अब वो यहाँ पर नीचे गिर गया, है ना, नीचे गिर गया मतलब 100 रुपए से कम हो गया। तो वही लिखा है इसमें कि यदि बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से कम है, जैसा कि इस क्यू बिंदु में दिखाया गया है, तो उत्पादक को हानि हो जाती और हानि के कारण उत्पादक अपने उत्पादन को घटा देंगे। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अगर हानि हो रही है तो वो भी उत्पादक जो है और अधिक उत्पादन करना चालू नहीं करेगा, बंद कर देगा वो, है ना। तो हानि के कारण उत्पादक अपने उत्पादन को घटा देंगे और उत्पादन घटाने से पूर्ति की मात्रा में कमी आ जाएगी और पूर्ति के कम होने से फिर क्या होगा, बाजार मूल्य बढ़ जाता है और वहां फिर से अब पूर्ति कम हो गई, है ना। अब पूर्ति कम होने से क्या हो गया, फिर मांग बढ़ने लग जाएगी धीरे से। लिखा है ना कि हानि के कारण उत्पादक अपने उत्पादन को तो घटा देते हैं, तो पूर्ति में कमी आ गई और पूर्ति कम होने से फिर इधर बाजार मूल्य बढ़ा देंगे, जानबूझकर उसका रेट बढ़ा दिया जाएगा कम मात्रा में है करके, और फिर से वह इस सामान्य मूल्य के बराबर आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ, मांग, यहाँ पर क्या किए, कमी आ गई, बाजार मूल्य में कमी आ गई। इस कंडीशन में देखना, क्यू वाली कंडीशन में बाजार मूल्य में कमी आ गई। कमी आने से क्या किया, उत्पादक ने अपनी पूर्ति कम कर दी है। पूर्ति कम करने से क्या हुआ, जो बाजार मूल्य है वो बढ़ गया, यहाँ पर आकर फिर से वो बढ़ गया, वो फिर से इस सामान्य मूल्य के बराबर आ गया। आप लोग केवल यहाँ से यहाँ तक का और ये यहाँ से यहाँ तक का ही लेना है। पहले बढ़ेगा तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, घटेगा तो वो यहाँ तक, पहले घटेगा फिर उसके फिर बराबर हो जाएगा, है ना। तो वही लिखा गया इसमें, पूर्ति कम होने से बाजार मूल्य जो है बढ़ जाएगा और वो फिर से इस सामान्य मूल्य के, इस 100 रुपए के बराबर आ जाएगा, है ना। और जैसे कि इसमें लिखा ना कि जो कि चित्र में RM2 मतलब उन्होंने नाम दे दिया है RM2 या SM2, है ना, या T तथा B बिंदु तक चलता रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मान लिया जाए किसी वस्तु का बाजार मूल्य कम हो जाता है तो उसको बराबर करने के लिए वस्तु की पूर्तियां कम कर दी जाती है और वस्तु की पूर्ति कम होने से फिर वही मूल्य जो है बाजार मूल्य में जाकर मिल जाता है, फिर से वह मूल्य 100 रुपए प्रति इकाई होने लग जाता है। तो स्पष्ट है कि बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। कभी मांग ज्यादा है तो कीमत बढ़ा दिए, कभी मांग कम है तो कीमत कम कर दिए, फिर से उसको लेवल पे लाना है तो सामान्य मूल्य के बराबर ला दिए, फिर मांग बढ़ रही है तो फिर इधर क्या कर दिए, कीमत बढ़ा दिए, फिर मांग मान लो घट जाइए तो फिर इसको इधर कम कर दिए। तो इस प्रकार से जो है बाजार मूल्य जो है हमेशा इसी सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, मतलब इस प्रकार से इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो इसलिए कहा गया इसमें कि बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और वह लंबे समय तक सामान्य मूल्य से बहुत ऊंचा या बहुत नीचा नहीं रह सकता, है ना। ऐसा नहीं है कि बाजार में हमेशा महंगाई ही महंगाई हो या हमेशा तो कोई भी वस्तु हमको हमेशा सस्ते रेट में मिले, ऐसा हो सकता है क्या, बताओ। जैसे सब्जी भाजी है ना, इसका रेट हमेशा बदलते रहता है, कभी ज्यादा तो कभी कम होते रहता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका मूल्य डेली बदलते रहते हैं, जैसे सोना चांदी का बाजार है, वो क्या हमेशा सबका एक समान रहता है क्या, बताओ। सोने चांदी का जो मूल्य है क्या वो डेली हमेशा एक समान होता है, कि उसमें भी बदलाव आता है, उसमें भी कुछ बदलाव आता है ना, कभी रेट ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, तो वो सब उस सेंसेक्स पर डिपेंड करता है। सेंसेक्स बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ जाती है, सेंसेक्स कम होगा उस प्रकार से जो है सेंसेक्स के अनुसार भी जो है कभी कभी बाजार में वस्तुओं के मूल्य में कमी या वृद्धि होते रहती है। जैसे कि देखो पेट्रोल के दाम, अभी कितना रुपए हो गया पेट्रोल, बताओ बताओ, सब लोग गाड़ी यूज करते ही हो ना, तो पर हो गया क्या मैम, हाँ तो देखो जैसे पेट्रोल का मैं बता रही, पेट्रोल का रेट भी एकदम से नहीं बढ़ता, कैसे बढ़ता है वो, जैसे कि मान लो कुछ दिन पहले था पेट्रोल 100 रुपए, एक सेकंड ना, 100 रुपए लीटर था पेट्रोल, ठीक है। अब इसका मूल्य बढ़ गया है तो क्या 100 के बदले 200 हो गया क्या, कैसे बढ़ता है वो, जैसे कि 104 रुपए 105 रुपए ऐसा धीरे धीरे बढ़ता है। मान लो कमी भी होनी होगी
तो क्या 100 का पेट्रोल हमको कोई 50 में दे देगा क्या? नो मैम। नहीं, वो भी थोड़ा सा कम होगा। मान लो 100 के बदले हो गया 98 रुपए या 90 रुपए। मतलब थोड़ा बहुत परिवर्तन आता रहता है। मतलब इसी 100 रुपए की वो आसपास घूम रहा है, न एकदम से ज्यादा बढ़ रहा है, न एकदम से कम बढ़ रहा है। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि सामान्य बाजार मूल्य जो है हमेशा सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और वह लंबे समय तक सामान्य मूल्य से बहुत ऊंचा या बहुत नीचा नहीं रह सकता। 100 रुपए पेट्रोल है तो एकदम से 10 रुपए तो हो नहीं सकता। 100 रुपए का पेट्रोल है तो एकदम से 200 या 500 तो हो नहीं सकता। मतलब न ज्यादा ऊंचा हो सकता है, न ही ज्यादा नीचे रह सकता है। अतः बाजार मूल्य की प्रवृत्ति सदैव इसी सामान्य मूल्य की ओर आने की होती है। मतलब बाजार मूल्य हमेशा इसी सामान्य मूल्य की आसपास रहता है, एकदम ज्यादा भी नहीं बढ़ता, न ही एकदम कम होता है। ठीक है, तो ये इनके बीच संबंध है। इस पॉइंट को नोट कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता ही है कि बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में संबंध बताइए। इसका आंसर कैसे लिखोगे? पहले इसके बारे में थ्योरी लिखना और उसके बाद जो इसमें ग्राफ दिया है ना पुस्तक में, जो लहरे वाला जो ग्राफ दिया है उस ग्राफ को तुम लोगों को दर्शाना पड़ेगा क्योंकि उसी ग्राफ के हिसाब से नंबर मिलते हैं, है ना। जैसे कि ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही ग्राफ जब भी मान लो क्वेश्चन आया तो ये ग्राफ जरूर दर्शाओ। ठीक है, चलो और कुछ पूछना है इसमें? आज ये चैप्टर खत्म फिर। यस मैम, नहीं पूछना है। और मान लो कुछ पूछना होगा तो बता देना। फिर अगला जो चैप्टर है क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा है। ये उसके बाद वाला चैप्टर पढ़ना नहीं है ना, मांग और पूर्ति का अनुप्रयोग, ये तुम लोग के कोर्स में नहीं है ना। उसके बाद है इकाई 2 सॉरी भाग 2 समष्टि अर्थशास्त्र, है ना, अभिप्राय और कुछ मूलभूत अवधारणा। इसको मैं बता दूंगी इस हफ्ते ये वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक अपन राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर जो है वो अपन दीपावली के बाद पढ़ेंगे। ठीक है जी मैम। चलो ठीक है, सेमेस्टर क्लास हो गया है, ऑफ कर रही हूँ क्लास, है ना। मान लो कुछ पूछना होगा तो कल पूछ लेना है ना। ठीक है यस मैम।